18 जून 1576। इतिहास की ये तारीख न केवल राजस्थान की बल्कि दक्षिणी एशियाई खित्ते की सबसे अहम तारीखों में से एक है। किसने कल्पना की होगी कि उस रोज खमनौर की उन पहाड़ियों में बही रक्त धाराएं युगों युगों तक भारतवासियों के मानस पटल पर अपना प्रभाव दिखाती रहेंगी। यकीनन उस रोज मंजर कुछ भयानक रहा होगा। खुद अबुल फजल अकबरनामा में इसका जिक्र करते हुए कहते हैं, When army commingled with army, they stirred up the resurrection day upon earth. Two oceans of blood shocked together. The soil became tulip-colored from the burning waves. कहानी शुरू करने से पहले अगर हम इस महत्वपूर्ण दर्रे की मानचित्र पर बात करें तो यह राजस्थान के दक्षिणी छोर से जरा सा ऊपर राजसमंद जिले में स्थित है, जो खमनौर के पास है और गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। इस जगह की मिट्टी इस घाटी को ऐसा नाम देती है। वीर गाथाओं में इस समर में जो खून बहा था उसकी वजह से इसके हल्दी में होने का कारण माना जाता है, पर हकीकत में यहाँ की मिट्टी यहाँ की भू आकृतिक कारणों की वजह से हल्दी में रंग के सम हल्दी में है। इस घाटी के थोड़ा सा उत्तर की ओर बनास नदी बहती है और आसपास अरावली की पहाड़ियां इस घाटी को घेरती हैं और इसी स्थल पर उस रोज वो भीषण युद्ध हुआ था। अब अगर हम बात करें कुछ कारणों की और पृष्ठभूमि की तो हम पाते हैं कि ये बात है उस समय की जब कांधार से लेकर कामरूप तक और कश्मीर से लेकर दक्कन तक पूरे भारत पर अकबर के साम्राज्य का विस्तार था, मुगलिया सल्तनत का विस्तार था। परंतु अकबर को स्वयं को गुमान के साथ शहंशाह हिंदुस्तान कहलवाने में कोई इकलौता रोड़ा था तो वो था मेवाड़। इसी के साथ अकबर गुजरात तक सीधा संपर्क चाहते थे और इस रास्ते में भी कोई इकलौता रोड़ा था तो वो था मेवाड़। यहाँ टकराव था अकबर की साम्राज्यवादी सोच और मेवाड़ के स्वाभिमान और स्वराज के बीच। हल्दी घाटी से कुछ वर्ष पहले अकबर ने चित्तौड़ फतेह कर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहा, परंतु महाराणा के राज सिंहासन पर विराजमान होते ही अकबर का यह सपना महाराणा के जीते जी तो कभी पूरा ना हो सका। अकबर ने सबसे पहले मुगलिया सल्तनत से 4 अपने दूतों को भेजा। इसमें सबसे पहले जो थे वो थे जलाल खान कोरची, लेकिन मेवाड़ ने उनकी कोशिश को सिरे से नकार दिया। फिर भेजा गया मानसिंह आमेर को, यह सोचकर कि शायद एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा की बात सुने, लेकिन मानसिंह जी का मिजाज थोड़ा गर्म था और क्योंकि मानसिंह जी स्वयं राजकुमार थे और महाराणा जो है वो राजा थे, तो महाराणा ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उसके बाद पधारे भगवान दास जी, लेकिन मानो राणा ने तो स्वाभिमान की रक्षा की कसम खा रखी हो, वे टस से मस ना हुए और आखिरी जो विफल प्रयास था वो था टोडरमल जी के द्वारा। इसी के साथ दोनों सेनाएं हल्दी घाटी की ओर गूंज कर देती हैं। एक और तो महाराणा स्वयं अपनी सेना की कमान संभाल रहे थे, उनके साथ थे सलूमर के कृष्णदास चुंडावत, इसके अलावा ग्वालियर से रामशाह तोमर, अफगान सेनापति हाकिम खां सूर, भीम सिंह डोडिया, बीदा झाला और राणा पूंजा, और उनके पीछे खड़ी थी भील सेना। वहीं मुगलिया सल्तनत की ओर से अकबर स्वयं तो इस युद्ध में नहीं आते, अपनी तरफ से वो भेजते हैं मानसिंह जी को। उसके अलावा उनका साथ देते हैं असफ खान, बदायूनी, बहलोल खान, जगन्नाथ कछवाहा और आदि कई लोग। बात अगर की जाए सैन्य बल की तो एक औसत अनुमान यह बताता है कि राणा जी की सेना में लगभग 3000 घुड़सवार और उनके पीछे 400 भील तीरंदाज जो थे वो शामिल थे। इसके अलावा कुछ जंगी हाथियों में सबसे जो प्रसिद्ध हाथी था राणा की सेना में वो था राम प्रसाद। वहीं अगर बात करें मान सिंह जी की सेना की तो उसकी कमाल संभाले हुए उनकी सेना में लगभग 10,000 जो थे सिपाही शामिल थे। इन 10,000 में से 5,000 राजपूत सिपाही थे और 5,000 मुसलमान सिपाही थे। मुगल सेना में कई 100 बंदूकची भी शामिल थे, जो लड़ाई का पलड़ा कुछ देर बाद अकबर की ओर भारी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त मर्दाना और गजमुक्त नाम के हाथी भी मुगलई सेना में शामिल होते हैं। दोनों सेनाओं की युद्ध नीति और रणनीति में थोड़ा सा फर्क था।
एक और तो महाराणा का प्रमुख दस्ता हाकिम कासूर और उनके अफगान घुड़सवार संभाल रहे थे। इसमें शामिल भीम सिंह जी भी थे। राणा की सेना का बायां दस्ता संभाल रहे थे ग्वालियर के रामशाह तोमर, और दायां दस्ता जो है वो संभाल रहे थे झाला बीदा, और बीच में थे महाराणा अपने 1300 घुड़सवारों के साथ। और सबसे पीछे चट्टान की तरह मेवाड़ी सेना की रक्षा करने में जो रक्षा करे थे वे थे भील सैनिक। उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। वहीं अगर हम मान सिंह जी की सेना की बात करें तो मान सिंह जी का जो अग्रणी दस्ता था वो संभाल रहे थे सैयद हुसैन। उनका जो प्रमुख दस्ता था वे संभाल रहे थे जगन्नाथ कछवाड़। मान सिंह जी ठीक सेना के बीच में थे। उनके दाईं ओर थे मुल्ला काजी और बाईं ओर थे सैयद, जो सबसे जो है उनका शक्तिशाली दस्ता माना जाता था। और सबसे पीछे जो है मोर्चा संभाले हुए थे मीतर खान। और इसी के साथ युद्ध जो है वो शुरू होता है। इससे पहले कि मुगल सेना लड़ाई ढंग से शुरू भी कर पाती, मेवाड़ी लड़ाकों ने बिजली की रफ्तार से मुगल सेना का दाहिना जो भाग था वो तितर बितर कर दिया। अबुल फजल स्वयं कहते हैं कि इस भीषण प्रहार की वजह से मुगल सेना को रक्त तलाई तक जो है पीछे ढकेलना पड़ा था। हालात को संभालने के लिए स्वयं मान सिंह जी जो है अपनी टुकड़ी को लेकर सामने आते हैं, और साथ ही मुगल बंदूकची जो है वो अपने वार से मेवाड़ के हाथियों को घायल कर देते हैं। इसी बीच अचानक से राणा स्वयं काल बनकर मान सिंह जी पर प्रहार करते हैं। चेतक ने मान सिंह जी के हाथी पर छलांग लगाई और राणा ने अपना भाला जो है वो मान सिंह की ओर फेंका। उस दिन अगर वो भाला महावत को ना लगकर मान सिंह जी को लगा होता तो इतिहास का रुख कुछ और ही होता। शायद नियति को कुछ और मंजूर था। इससे पहले कि चेतक अपने अगले दोनों कदम जमीन पर रखता, तभी मान सिंह जी के जो हाथी था उनकी सूंड पर लगा एक तलवार ने चेतक के पिछले पांव को घायल कर दिया। यह सब हुआ ही था कि मेतर खान ने नगाड़े बजाकर पूरे रण में एक झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं बहुत बड़ी सेना के साथ जो है इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। इस क्षण मेवाड़ी जो सेना थी उसका हौसला थोड़ा सा टूटा, और जो मेवाड़ी सामंत थे उन्होंने राणा को सलाह दी कि आप इस समय युद्ध भूमि से थोड़ा दूर पधारें। महाराणा का उनके जो सामंत थे उनकी इस सलाह का मुख्य कारण था कि राणा का जीवित रहना मेवाड़ की जो स्वाभिमान की लड़ाई है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। फिर आप इस चित्र में अगर बाईं ओर वाला चित्र देखें तो ये वो क्षण है जब राणा काल बनकर मान सिंह जी पर गरज पड़े थे, और दाईं ओर जो चित्रण है वो चेतक जब अपनी अंतिम सांस लेता है उस समय का। क्या क्षण रहा होगा, क्या स्वाभिमान की लड़ाई रही होगी, क्या शौर्य का वह ज्वलंत उदाहरण रहा होगा। महाराणा तो अमर है ही, पर साथ ही अमर है तो उनका अश्व भी। इतिहास चेतक को भी उसी मान से याद करता है। अगर बात की जाए इस युद्ध के नतीजे की तो अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ी सेना के लगभग 500 और मुगल सेना के लगभग 150 लड़ाके जो है इसमें अपने प्राण गंवाते हैं। किसी भी सेना को हराने के लिए आवश्यक है कि उस सेना का जो मुखिया है उसको हराया जाए, लेकिन पूरे युद्ध में महाराणा को तो कोई आंच भी ना आई। ना ही मेवाड़ी सेना ने अपनी हार स्वीकार करी, और ना ही मान सिंह में यह सामर्थ्य था कि वे मेवाड़ी सेना का पीछा करें। मेवाड़ी सेना ने राणा के जाने के बाद वापस पहाड़ों में शरण ले ली। तो कहते हैं ना, द बैटल वॉज ओवर बट नॉट द वॉर। कई अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मत जो है इस युद्ध को लेकर रखे हैं। मान सिंह जी की माने तो उन्होंने प्रताप को शिकस्त दी थी। अबुल फजल इसे खमनौर का युद्ध कहते हैं। वहीं बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उल तवारीख में लिखते हैं कि महाराणा का पीछा करने का ना तो मुगल सेना में सामर्थ्य था और ना ही हिम्मत। वे लिखते हैं कि मुगल सेना में प्रताप और उनके भील सैनिकों द्वारा पहाड़ियों से हमला करे जाने की जो आशंका थी उसका बहुत भयंकर भय था। कर्नल जेम्स टॉड इसको थर्मोपोली का युद्ध कहते हैं। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार यह युद्ध क्षेत्रीय आजादी का युद्ध था। उनके अनुसार प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, परंतु हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्वाभिमान के लिए। जब जब बात हल्दी घाटी की हो तब तक बात होनी चाहिए दिवेर की। यह युद्ध 1582 में कुंभलगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर दिवेर नामक जगह पर हुआ था। मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुख्यतः महाराणा स्वयं
और अमर सिंह जी। उनका साथ इस युद्ध में दे रहे थे ईडर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की रियासतें। विजयदशमी के उस दिन मेवाड़ी लड़ा के रणचंडी का आगाज कर मुगलिया फौज पर बरस पड़े। वो मंजर वाकई देखने लायक रहा होगा। हल्दी घाटी का अंत भले ही निर्णायक ना हो, लेकिन दिवेर में मेवाड़ को विजयश्री ने एक तरफा माला जरूर पहनाई थी। अमर सिंह जी ने तो अपनी तलवार का एक वार से मुगल सेनापति सुल्तान खान को घोड़े समेत चीर दिया था। जेम्स टॉड इसलिए तो इसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। पर दुखद है कि इतिहास मानो इस युद्ध को ऐसे खा गया हो जैसे ये युद्ध कभी हुआ ही नहीं हो। यही वो चित्र है जहां उसे घोड़े समेत जो है वो काट दिया जाता है। जब जब महाराणा को याद किया जाए तब तक हमें याद करना चाहिए कुछ और लोगों को भी। भामाशाह, जिन्होंने अपने संपूर्ण धन, संपूर्ण संपत्ति मेवाड़ की सेवा में न्यौछावर कर दी। हमें याद करना चाहिए उन वीर भील सेनाओं को जिनके बलिदान को मेवाड़ आज भी नहीं भूला है और मेवाड़ के राज चिन्ह में उन्हें जगह दी गई है। हमें याद करना चाहिए गढ़िया लोहार समाज को, जिन्होंने उस समय यह कसम खाई थी कि जब तक राणा अपने महलों में वापस नहीं लौटेंगे तब तक वे भी कच्ची बस्तियों में ही रहते रहेंगे, और उस वचन को वे आज भी निभा रहे हैं। महाराणा ने अपनी अंतिम सांस तक समर्पण नहीं किया। क्या स्वाभिमान की वो लड़ाई होगी, क्या वो विराट व्यक्तित्व रहा होगा। जब महाराणा देवलोक हुए तो उस समय माना जाता है कि अकबर स्वयं जो है वो अकबर स्वयं रोए थे। अकबर की आंखें, उनकी आंखें भी जो है नम हुई थी। तो इसी के साथ हमारा जो है वो इस हल्दी घाटी का युद्ध खत्म होता है। इस युद्ध को कई लोग अपने अपने नजरिए और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सबके अपने अपने नायक और खलनायक होते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर असली मसाइल तब होता है जब इतिहास को जानबूझकर एक तरफा मोड़ा जाता है। तथ्यों की तरह रखा जाना चाहिए। जब हल्दी घाटी पढ़ाई जाती है तो दिवेर पढ़ाया जाना चाहिए। समस्या तब है जब किसी एक व्यक्ति विशेष को तो महान बताया जाता है और दूसरे नायक को केवल एक पहाड़ी गुरिल्ला योद्धा कहकर समेट दिया जाता है। खैर, इतिहास हमेशा शासक अपने हिसाब से लिखते और रचते आए हैं, परंतु आज के इस आधुनिक युग में जब हर जानकारी हम पलक झपकाने से पहले पा सकते हैं, ऐसे में हमारा फर्ज, हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसी तमाम कहानियों को सामाजिक चेतना में पुनः जीवंत करें। और जब हम ऐसा करें तो उसे एक इतिहास के विद्यार्थी बनकर करें। अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर न्यूनतम पूर्वाग्रह आने दें, क्योंकि गुलाबी चश्मा पहन लेने से शहर स्वयं तो गुलाबी दिख सकता है, परंतु हकीकत में गुलाबी नहीं हो सकता। अकबर को तो इतिहास ने जो है खूब जगह दी और मान सम्मान दिया, परंतु महाराणा को अक्सर दो पंक्तियों में समेट दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बदला जाना चाहिए।